Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class third poem Keeping Quiet, and we are doing the revision part 2 of it. As you know that in our previous video we have discussed about what the main idea of Pablo Neruda in this poem and what he exactly wants to highlight in this poem. Okay, in our first two stanzas we have discussed that the poet saying that I will count to 12 and you all will keep still, and what will happen if he will count 12 and if the person is not doing anything. तो दो एलिमेंट थे जो वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि अगर जब तक मैं 12 काउंट करता हूँ आप अपने आर्म्स एंड अपने लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हो तो क्या होगा, तो पर्सन्स जो हैं वो अपने अपने वर्क्स को एनालाइज कर पाएंगे वेदर दे आर डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, एंड सेकेंडली दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल नॉट गोइंग टू हार्म एनी वन विद देयर लैंग्वेज or with their work. Okay, so let's start with the third stanza of it. So in the third stanza the poet is saying, those who prepare green wars. The word is very important. What is the meaning of green wars? Wars against the nature. Clear? War with gases, war with fire. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ. अब देखो इन 4 लाइन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, फॉर अ क्वेश्चन कैन बी अराइज फॉर whom those words refers to. Those words refers to the person who are preparing the green wars, such as the person who are maintaining the weapons, correct, and second the politicians who are creating the conditions of war. Clear? Those who prepare green wars, wars with chemicals and war with fire and gas. So इस तरह से इन वर्ड्स को ग्रीन वर्ड्स की तरह कंसीडर किया गया है. अब यहाँ पे दोज वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? द 2 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट is the business persons who are creating, who are maintaining the weapons, and second the politician who are creating the conditions of war for their own benefit. Clear? Victory with no survivor. Here the poet somewhere wants to give a suggestion to them that there is no use of such kind of victory then if there is no survivor. आप हिरोशिमा और नागासाकी के दो एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि वहाँ पे जब बॉम्ब गिराए गए थे तो उस टाइम पे द कंप्लीट 2 एरियाज वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय दैट. क्लियर? तो उस तरह की विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है जब कोई भी सर्वाइवर वहाँ पे नहीं बचता है. सिंपल है कि अगर आप अपने विक्ट्री को एंजॉय कैसे करेंगे जब आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, राइट? आपने कुछ लोगों को हराया है तब आप आगे आए हैं, तो उस विक्ट्री का मतलब है. फॉर एग्जांपल अगर आप रेस करते हैं, अगर आप अकेले ही दौड़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, राइट? आपके साथ अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उन लोगों को पछाड़ कर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग अगर आप आगे जाते हैं देन यू कैन बी कंसिडर एज अ वॉरियर और यू कैन से द विक्टोरियस पर्सन, राइट? बट इस तरह की विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं है. क्लियर? अब नेक्स्ट पोर्शन में वो क्या कह रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. किन लोगों को बोल रहा है कि वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे? ये जो वर्ड है दोज, फॉर दीज वर्ड्स दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड. यहाँ पे शेड का जो मतलब है वो क्या है? पीस. डूइंग नथिंग विदाउट हार्मिंग एनी वन. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? तो एक और यहाँ पे एब्रीवेशन यूज, एक तरह से सिमिली को यूज़ किया गया. सिमिली भी नहीं कहेंगे, एक तरह से एक चीज़ को दिखाने के लिए दूसरी चीज़ को. द क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है? जैसे हमने थोड़ा सा फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया था कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको पता चल जाता है. क्लियर? आपके अंदर अगर आप कुछ भी कोई काम करते हो अगर वो आपको पता है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट, तो एक गिल्ट फीलिंग आपके माइंड पे होती है, राइट? तो वो गिल्ट स्पॉट्स जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं माइंड पे, हर्ट पे वो क्रिएट रहते हैं फॉर योर लाइफ लॉन्ग. करेक्ट है? लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको एक गिल्ट फीलिंग ना हो तो आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो क्लीन रहेंगी. क्लियर? कोई भी उन पे डार्क स्पॉट नहीं रहेगा ऑफ योर गिल्ट. सो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है कि इफ दे आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी डेफिनेटली देयर स्पिरिट्स विल बी क्लीन एंड क्लियर. ओके, एंड वुड दे टॉक अबाउट, दे वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. ब्रदर्स मतलब जो दो नेशन है वो एक साथ भाइयों की तरह रहेंगे. क्लियर? इन द शेड, शांति से, विदाउट हार्मिंग एनी वन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा टिल नाउ. सो next is
ये वाला पोर्शन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी फोकस्ड गाइज. What I want should not be confused with total inactivity. जैसे अभी तक अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हमने क्या समझा है कि जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि यू विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, यू विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्म्स. आप अपने हाथों को यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे. आप, इसका मतलब क्या होता है कि आप मतलब एक कंप्लीट डेथ पोजीशन. करेक्ट. जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बोल भी नहीं रहे हो, आप सीधे सीधे खड़े हो, आप अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर रहे हो. इसका मतलब कौन सी पोजीशन हो जाती है? टोटल इनएक्टिव, यानी कि डेथ पोजीशन. बट यहाँ पे जो पोएट है वो उस डेथ पोजीशन को फेवर नहीं कर रहा है. क्लियर. वो क्या कह रहा है? लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. लाइफ इसी का नाम है, लाइफ चलते रहने का नाम है. बट एग्जैक्टली दिस इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यू कैन से इन द एंटायर पोएम. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. यहाँ पे जो ट्रक वर्ड है, इट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएट. वो कहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं चाहता हूँ जो डेथ से एसोसिएटेड है. डेथ मतलब सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस. क्लियर? समझ में आ गया? सो यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाए, आप बिल्कुल डेथ पोजीशन पे आ जाएंगे, आप कोई लैंग्वेज यूज़ ना करें, आप कोई काम ना करें. आई एम नॉट सेइंग दिस. बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो सैडनेस क्रिएट करे, कोई भी ऐसा काम जो सैडनेस क्रिएट करे, वो ना करें आप. आई होप यू completely अंडरस्टैंड दिस stanza. So let's discuss with the explanation of it. The people who exploit the green wealth of nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas. Okay, again वही है, against nature, or soldiers use weapons to kill fellow human beings. Clear? War with gases मतलब those who prepare green war against the nature. अगर आप किसी human beings को kill भी कर रहे हो, so it is definitely against the नेचर. आप अपने बेनिफिट के लिए, बेनिफिट हो चाहे वट एवर द कंडीशन इट इज़, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? अगेंस्ट द नेचर है. तो फॉर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ पे स्ट्रेंजर में क्या है? ग्रीन वॉर के को एक्सप्लेन किया है. ओके. दे आर मेयरली डूइंग देयर जॉब फॉर फॉलोइंग ऑर्डर्स. मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं लगा लीजिए, या फिर जो सोल्जर्स हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं. वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. So he wants them to put on new clothes, that is to doubt a new approach towards the life and to realize the killing so many people is not a victory. मतलब वो कहते हैं ना कि गिल्ट फीलिंग कि हाँ हमने अपनी विक्ट्री के लिए इतने सारे लोगों को मारा, जो वो गिल्ट फीलिंग है वो नहीं होगी उनके अंदर, तो डेफिनेटली दे विल हैव अ क्लीन स्पिरिट्स. ही वॉन्ट्स अस all to be united as one, consider our enemy और टू बी आवर ब्रदर. मतलब अपने दुश्मनों को भी अगर हम दोस्तों की तरह या भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली जो वर्ड है एक बहुत ही शानदार, एक पीसफुल एलिमेंट हो जाएगा रहने के लिए. ही प्रॉम्प्टिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. मतलब वो किसको बढ़ावा देना है, वो किसको अप्रोच करना चाहते हैं? ब्रदरहुड को, पीस को एंड यूनिटी को. ही डज नॉट वॉन्ट अस टू स्टॉप our work but to take some time to analyze the result of our deeds. Clear? वो अगेन वो वही चीज़ कर रहे हैं कि वो टोटल इनएक्टिव को फेवर नहीं कर रहा है पोइट. वो कहता है कि ऐसा कोई भी काम जो भी सैडनेस से एसोसिएटेड हो वो नहीं होना चाहिए, और आपको अपने वर्क्स को एनालाइज करना चाहिए डीपली दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग. So let's move towards the next stanza. Next stanza is, if we were not so single-minded. So I think you completely understand the meaning of single-minded. That means selfish. अगर हम selfish नहीं होते हैं about keeping our lives moving, अपने लाइफ को चलाने के लिए हम अगर selfish नहीं होते हैं, for once could do nothing, एक बार ऐसा कुछ भी करके, perhaps the huge silence, वो एक huge silence. अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली जो एक ह्यूमन नेचर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाना चाहता है पोइट, कि जिस तरह से एक इंसान जो भी काम करता है तो वो सेल्फिश हो जाता है, वो अपने बेनिफिट के लिए उस वर्क को करता है विदाउट पेइंग दैट मच अटेंशन दैट ही वॉज समवेयर हर्टिंग एनीवन, ही वॉज डूइंग समथिंग नॉट बेनिफिशियल फॉर अदर्स. राइट? उस चीज़ को देखे बिना वो अपने वर्क्स को कंटिन्यू करता है. सो वो क्या कहता है कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए अगर हम सिंगल माइंडेडली काम करते हैं,
नहीं करेंगे और एक बार को ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद वो एक टाइम की शांति। अब देखो सिंपल है कि क्या कहता है कि अगर हम कोई एक्टिविटीज नहीं करते उस तरह की, तो वो जो शांति होगी माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। सैडनेस आप समझ गए होंगे कि वो उस सैडनेस को रोक सकती है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। मतलब उस शांति को, वो उस डिस्टर्बेंस को, उस सैडनेस को रोक सकती है जो डेथ से आती है। डेथ मैंने अभी भी बताया था, जो सैडनेस के बाद और आप किसी को अगर आप किसी का नुकसान कर देते हो, आप किसी को हर्ट करते हो अपनी लैंग्वेज से, अपने कामों से, तो डेफिनेटली उसके माइंड में वो जो सैडनेस क्रिएट होगी, आप उस सैडनेस को रोक सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो हरकतें कर जाते हैं, राइट। तो अगर हम इन चीज़ों को करने से पहले अपने वर्क को एनालाइज कर लेते हैं, तो शायद हम उस सैडनेस को क्रिएट होने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमें खुद को भी समझ नहीं आता, वो कहते हैं ना, वी नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम खुद भी कई बार नहीं समझ पाते कि वो जो सैडनेस है वो कैसे क्रिएट हो जाती है। समझ में आ गया? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द explanation. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by the target of survival and the threat to of death. क्लियर? मतलब मौत से डरते रहते हैं और वो अपना अपना काम करते रहते हैं. Mad rush, clear, to accomplish all their work. He says that perhaps if they pause for a while, they appreciate their achievement and their lives would become more happier. Okay, he suggests that the keeping quiet will be able to अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ आवर लाइफ। मतलब सिंपल है, अपने काम को एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें, तो हम अपने लाइफ को समझ जाएंगे कि एक्चुअली वी व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने आप को एनालाइज करना, अपनी लाइफ को एनालाइज करना कि हमें क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम विदाउट एनी टारगेट और विदाउट एनी चीज हम वो काम करते रहते हैं, हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली हमारा मोटिव क्या है। करेक्ट? सो उस चीज़ों को हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। सो दिस विल बी द लास्ट स्टैंजास एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, हाउ कुड अ टीचर अर्थ कुड बी अ टीचर फॉर ह्यूमन बींग। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ स्टैंजास गाइड, सो प्लीज बी वेरी फोकस। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज when everything seems dead. Perhaps शायद वो अर्थ जो है वो हमें समझा सकती है एक टीचर की तरह, जहाँ everything seems dead and later proves to be alive. आप इस पौधे को देख सकते हैं, देखो जहाँ पे बीज जो है वो बीज एक पहले कंप्लीटली डेड एलिमेंट नज़र आता है ना, वो लैंड के नीचे नीचे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता है, तो वो लेटर ही प्रूव्स अलाइव। तो ये कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस? ये सारा प्रोसेस हो रहा है अर्थ से। क्लियर? सामने से, मतलब देखो एक्चुअली वो अर्थ, अब कंपैरिजन करो, अर्थ को कंपेयर किया गया ह्यूमन बींग्स के साथ। ऐसा नहीं है, वो कहता है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कावर्ड हैं या फिर यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ डूइंग एनीथिंग, बट it is what that you are doing the things for the benefit of society, benefit of yourself. क्लियर? सो यहाँ पे उसी चीज़ को कंपेयर किया गया अर्थ के साथ कि हम अर्थ से वो चीज़ें सीख सकते हैं कि अर्थ जो है जहाँ पे हर चीज़ कहीं ना कहीं एक डेड एलिमेंट की तरह नजर आती है। जैसे पेड़ हैं, पेड़ को ही अगर हम देखें तो वो एक जगह खड़े रहते हैं, ठीक है ना, बोलते हुए हमें नजर आते हैं, ना ही हमें खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी डेड एलिमेंट दिखते हैं, लेकिन everyone know that they are somewhere lively element. करेक्ट? तो अर्थ से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे हम कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग हमें कावर्ड समझ सकते हैं, लोग हमें नॉट वर्थ इट समझ सकते हैं, बट हम अगर वो परहैप्स जो साइलेंस को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. Poet is saying that teaching from the nature, that means we can learn from nature. As the earth undergoes change in winter
everything freezes, become lifeless and clear. जो अब डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं, उसके थ्रू भी कहीं जो पेड़ पौधों में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं, करेक्ट. लाइफलेस नज़र चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी वो एक लाइफ फुल ऑफ लाइफ एलिमेंट्स नज़र आते हैं. वो कहते हैं कि वो चीज़ें होने के बाद अगेन कम बैक टू लाइफ, वो फ्रीज हो जाते हैं वो समर सीजन में. सिमिलरली टेकिंग अ पॉज एंड टू इंट्रोस्पेक्ट इन टू आवर लाइफ विल न्यू मीनिंग. दैट मीन्स अगर हम अपने कामों को एनालाइज करेंगे तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों के सामने जी सकते हैं. वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ. इट विल लाइक टू बी रीबर्थ ऑफ द सोल. क्लियर, सिंपल है कि अगर हम एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों से सीखेंगे कि हाँ हमने यहाँ यहाँ ये गलतियाँ करी, तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके सामने आएंगे. क्लियर, तो रीबर्थ होगा आपकी सोल का. द पोएट हैज़ कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पज ऑफ दिस हिज मैसेज एंड सो ही आस्क्ड देम वंस अगेन टू टेक अ पॉज, काउंट टिल 12 एंड वो कहता है कि क्या करें आप, कंटिन्यू, मैं क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा, 12 काउंट करता रहूँगा और आप क्या करेंगे, आप अपनी लाइफ को इस तरह से अपने इंट्रोस्पेक्शन को कंटिन्यू करते रहेंगे. ठीक है. ही वॉक्स आउट ऑफ द सीन. वो कहता है कि अब वो कहता है कि मैं आई विल काउंट टू 12 एंड आई विल गो. मैं वो कहता है कि आप इसी तरह से एक्टिविटी करते रहिए और मैं 12 काउंट करता रहूँगा. ठीक है. तो एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है, वो यही कहना चाहता है कि इस प्रोसेस को उस 12 सेकेंड के लिए या 12 घंटे के लिए या फिर 12 महीने के लिए ही नहीं, अपने लाइफ लॉन्ग चीज़ प्रोसेस में ही इसको कंसीडर करें. क्लियर. सो एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम. मतलब उस समय के लिए भी जो समय आने वाला है, उस समय में भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन के अकॉर्डिंग जांचते रहें और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहें. So the main theme of this poem, the poet wants to highlight about the necessity of. He wants to say about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human being. This is the theme of this poem. क्लियर कि पोइट क्या बताना चाहता है कि इंट्रोस्पेक्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और लोगों को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन व्हेन वी हैव अ ग्रेट लाइफ एंड गुड लाइफ एंड हैप्पी लाइफ विद lots of peace. So this is the entire poem. I hope you completely understand it. Okay, and the given assignment you have to do in your fair notebook.